नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ल्ड में। पॉलिटी की क्लास इस सीरीज में यह नागरिकता चैप्टर में तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले देखेंगे एनआरआई क्या किसे कहते हैं। देखिए, इसका मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। इसका मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका मतलब होता है ओवरसीज, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। देखिए, एनआरआई उनको कहते हैं जो है तो इंडिया के नागरिक। ध्यान समझिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन। नॉन रेजिडेंट इंडियन, गैर निवासी भारतीय हैं ये इंडिया के नागरिक, लेकिन रहते कहीं बाहर हैं, विदेश में, अमेरिका, फ्रांस, यूके, कहीं पर रहते हैं। ऐसे भारतीय नागरिक जो 182 दिन से अधिक लगातार विदेश में रहते हैं, उनको बोलते हैं एनआरआई। ये इंडिया के नागरिक हैं, लेकिन वर्तमान में अगर वह बाहर हैं और लगातार 6 महीना बाहर हैं, 2-4 दिन, 10-20 दिन नहीं, अगर लगातार 6 महीना बाहर रहते हैं, उनको एनआरआई बोला जाता है। अब बात समझिए, इनको इसमें दिक्कत क्या, इनको जो है, इनको चुनाव लड़ने का भी अधिकार होता है, इनको वोट डालने का भी अधिकार होता है, और इनके वोट को बोलते हैं प्रॉक्सी वोट बोलते हैं। प्रॉक्सी वोट बोलते हैं, ये लोग वोट डाल सकते हैं। ठीक है, अब बात समझिए, जो पीआईओ ये क्या है, एक स्कीम शुरू की गई थी 2003 में। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे इंडिया में जन्म लिया उन्होंने, इंडिया के नागरिक थे वो, लेकिन उनका कुछ भी पढ़ाई लिखाई किए या फिर कोई बिजनेस शुरू किए या किसी तरीके से वो बाहर जाकर किसी दूसरे देश में बस गए, जैसे यूके या अमेरिका या कहीं और जाकर के वहीं बस गए। अब उनका पूरा परिवार वहीं पे जो है बसा हुआ है, लेकिन वो खुद हैं इंडिया के। अब उनका जो उनके बच्चे हैं, उनके और परिवार में लोग हैं, उनको वहाँ की नागरिकता मिल चुकी है, लेकिन उनका पूरा का पूरा संबंध इंडिया से है, क्योंकि वो पहले इंडिया के ही थे। लेकिन उनकी उनकी अगली पीढ़ी जो उनके बच्चे हैं, उनको नागरिकता मिला हुआ है अमेरिका का या किसी और देश का मिला हुआ है जहाँ वो रहते हैं तो वो इंडिया मूल के, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडिया के मूल के हैं वो, उनका संबंध इंडिया से है। इसलिए पीआईओ एक प्रकार का कार्ड जारी किया गया 2003 में, और ऐसे लोगों को थोड़ी सी वरीयता प्रदान की गई, थोड़ी सी जो है छूट दिया गया, उनको उनके साथ थोड़ा व्यवहार अच्छा किया गया कि जिस तरीके से एनआरआई के साथ हम ट्रीट करते हैं, जिस तरीके से सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसी तरीके से हम पीआईओ जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनके साथ भी हम व्यवहार करेंगे। इससे क्या होगा, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, देश में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, देश में निवेश ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, जिससे भारत की इकोनॉमी सुधरेगी। ठीक है, तो सरकार ने 2003 में पीआईओ कार्ड योजना शुरू किया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ का एक कार्ड दिया जाने लगा। ऐसे लोगों को थोड़ी सी रियायत दी जाती थी, छूट दी जाती थी, आने जाने में आसानी होगा उनको, उनके ऊपर बहुत ज्यादा कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए जाते थे। बस उनको इतना करना पड़ता था कि जब वो इंडिया आते थे तो उनको जो है एक ऑफिस होता था, FRRO, ठीक है, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ऐसे ही 6 महीना अगर इंडिया में उन्होंने आकर के रहा, वो आकर के रहे 6 महीना, तो हर 6 महीने पर उनको जाकर के इस ऑफिस में बताना पड़ता था कि हम इस पर्पज से इंडिया आए हुए हैं और यह काम कर रहे हैं। मतलब अपने बारे में सूचना देनी पड़ती थी, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था FRRO में, मतलब फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। ठीक है, तो इनके साथ केवल यही दिक्कत थी, बाकी उनको जो है काफी सारी रियायतें दी गई थी। अब उसके बाद 2005 में जो है एक ओसीआई कार्ड योजना शुरू किया गया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब समुद्र पारीय भारतीय नागरिक। ठीक है, ऐसे लोग जिनके दादा परदादा में से कोई इंडिया का रहा हो,
ऐसे व्यक्ति जिनके दादा परदादा में से खानदान में, उनके घर घराने में, मतलब घर घराने का मतलब उनके खास में उनके पिताजी के पिताजी या उनके पिताजी में से कोई इंडिया का नागरिक रहा हो और वर्तमान में किसी दूसरे देश के नागरिक हैं, तो उनके लिए ओसीआई कार्ड शुरू किया गया है। तो वो भी इंडिया मूल के, लेकिन नागरिक नहीं है। ये इंडिया के नागरिक होते हैं, केवल बाहर रह रहे होते हैं। और ये दोनों ऐसे होते हैं जो इंडिया के नागरिक नहीं होते हैं, लेकिन इनका संबंध पूरा पूरा इंडिया से होता है। तो इनको ओसीआई कार्ड शुरू किया गया। ओसीआई कार्ड में रियायत क्या दिया गया? देखिए, पीआईयू के बाद ओसीआई शुरू किया गया और इसके बाद रियायत दिया गया कि वीजा नहीं चाहिए होगा। वीजा नहीं चाहिए होगा। देखिए वीजा क्या होता है बता रहे हैं। वीजा और ये FRR ओसीआई कार्ड योजना जब शुरू किया गया तब इनके साथ रियायत ये बरता गया जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिले, जिससे हमारे यहाँ टूरिज्म जैसी चीज़ों को बढ़ावा मिले, हमारे यहाँ रोजगार में वृद्धि होगी, देश की इकोनॉमी सुधरेगी, लोग आएंगे इंडिया में घूमने आएंगे तो कुछ न कुछ निवेश करके ही जाएंगे, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को फायदा होगा। वीजा ये चीज़ें होती हैं जैसे किसी देश में अगर आप जाना चाहते हैं, जैसे हमारा इंडिया है, अब हमारे इंडिया में कोई आना चाहता है, ठीक है, इंडिया में कोई आना चाहता है तो इंडिया का उसको वीजा लेना पड़ेगा, ठीक है। किसी देश में घुसने के लिए, जाने के लिए उस देश से वीजा जो मिलता है एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता है कि हाँ भाई वो आपको देश जाने देगा, अपने देश में आपको आने देगा, वो तो वीजा हुआ। और किसी देश से आप निकल रहे हैं, जा रहे हैं दूसरे देश में, तो जिस देश से जा रहे हैं उस देश का पासपोर्ट चाहिए होता है कि हाँ उस देश ने आपको जाने दिया। जैसे इंडिया से अमेरिका जाना है तो इंडिया का पासपोर्ट आपके पास चाहिए और अमेरिका का वीजा चाहिए, क्योंकि वीजा बिना आप अमेरिका घुस नहीं पाएंगे और पासपोर्ट के बिना इंडिया से आप बाहर जा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो ओसीआई कार्ड योजना जब शुरू किया गया तो वीजा कह दिया गया, वीजा की जरूरत नहीं है। इंडिया ऐसे 16 देशों को छूट दिया गया। 16 देश थे जिनको छूट दिया गया कि भैया आप लोग का संबंध इंडिया से है और आप लोग बिना वीजा के आ सकते हैं, वीजा हम आपसे नहीं मांगेंगे, ठीक है। और आपको फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर के आपको हर 6 महीने पे रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना होगा, ठीक है। कहा कि ये 2 चीज की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इन 16 देशों में पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल नहीं थे, क्योंकि इन देशों के द्वारा इसका मिसयूज किया जा सकता था, इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को इसमें शामिल नहीं किया गया। इनके अलावा 16 देशों के नागरिक, ऐसे नागरिक जो इंडिया के मूल के हैं, इनका संबंध इंडिया से, उनको जो है रियायत दिया गया कि आप इंडिया आइए, आप घूमिए, इंडिया में निवेश करिए, तमाम काम करिए, आपसे वीजा नहीं मांगा जाएगा और आपसे FRR में जो है नहीं मांगा जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा अच्छे वहाँ पे, ठीक है। तो आशा करते हैं तो समझ में आया होगा। अब थोड़ी सी चीज़ों का और देख लेते हैं। ये 3 लोग हो गए। NRI इंडिया के ही नागरिक होते हैं, बाहर रह रहे होते हैं 6 महीने ज़्यादा। PIO इनके पिताजी जो है इंडिया मूल के थे लेकिन बच्चे उनके नहीं इंडिया के हैं, उनको नागरिकता अमेरिका की या कहीं और मिली हुई है। वो 2003 में शुरू किया गया, उसी 2005 में शुरू किया गया। इन दोनों को रियायत दिया गया। अब इन दोनों चीज़ें लगभग एक जैसी थी, ठीक है, इसलिए 2015 में OCI और PIO दोनों को मर्ज कर दिया गया, आपस में मर्ज कर दिया गया, ठीक है, दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया। अब 2-3 चीज और समझिएगा। इसमें 2019 में जो संशोधन हुआ, 2019 में जो संशोधन हुआ, तो इसमें 2019 में संशोधन किया गया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 देशों से भारत आए हुए नागरिक जो 31 दिसंबर 2014 के पहले आए थे, ऐसे लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हुए ऐसे नागरिक जो भारत में आ गए थे, उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, ठीक है, उनको वैध माना जाएगा। तो ये संशोधन कब कब हुआ है? 6 बार संशोधन हो चुका है अभी तक, हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। NRI समझ में आया होगा, इंडिया के ही लोग हैं, केवल बाहर रहते हैं। PIO इनके पिताजी दादा में से कोई हैं थे जो इंडिया में जिनका जन्म हुआ था, उनको रियायत दिया गया। OCI क्या, वो भी उनका जड़ इंडिया ही है, रहते बाहर हैं, वो नागरिक बाहर के हैं, ठीक है। इन दोनों को जो है आपस में 2015 में मर्ज कर दिया गया। OCI कार्ड धारक जो होते हैं वीजा और FRR से उनको छुट्टी मिल गया, ठीक है, कि इनको रियायत मिल गया। अब समझिएगा, इसकी जगह पर अभी ये हो गया है OCI कार्ड होल्डर,
ये योजना शुरू हो गई है। ओसीआई कार्ड होल्डर मतलब पीआईओ और ओसीआई का आपस में मर्ज आपस में मिला दिया गया, उसका नया नाम हो गया ओसीआई कार्ड होल्डर। अब जो लोग विदेशी नागरिक हैं, इनका लेकिन इंडिया मूल के हैं, हम विदेशी नागरिक इंडिया मूल के हैं, तो उनको ओसीआई कार्ड होल्डर अगर वो होंगे तो बिना वीजा के इंडिया में आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे 16 देश थे। ठीक, समझ में आया? चलिए अब 2-3 चीजें और चर्चा कर लेते हैं इसमें आप लोग से। जैसे देखिए, जो विदेशी लोग होते हैं, जो बाहर रहने वाले लोग हैं, बाहर रहने वाले लोग, अगर हमारे देश का ही कोई नागरिक बाहर कमाने जाता है तो पैसा भेजता है इंडिया में कमा करके, जिससे इंडिया की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अब देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। एक फेमा एक्ट लाया गया, फेमा एक्ट, ठीक है, इसका नाम है फॉरेनर एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 1991 में एक फेमा एक्ट लाया गया था। इसके माध्यम से ये सब चीजें तय की गई कि जैसे एक आपका अकाउंट होता है एनआरओ। अब जो विदेश में कमाने गया, जैसे कोई सऊदी अरब कमाने गया है, कोई अमेरिका गया है, कोई कहीं गया है, अगर वो एनआरओ अकाउंट खोलता है, इसका मतलब इसमें अगर उसका ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका इंडिया में भी बिजनेस है, इंडिया में भी कोई जॉब है, वो कोई काम करता है और उसका विदेश में भी कोई काम है, उसमें विदेशी पैसा भी आता है और इंडिया का पैसा भी उसी खाते में जाता है, तब एनआरओ अकाउंट खोलना पड़ेगा। मतलब इसमें भारतीय बिजनेस वगैरह से भी पैसा जाएगा और विदेशी आपका बिजनेस या नौकरी है उसका पैसा भी जाएगा। दोनों जगहों का पैसा जाएगा, इसमें एनआरओ अकाउंट में जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, टैक्स लगता है। ठीक है, और अगर एनआरओ अकाउंट में आप कहीं से पैसा भेजते हैं, अगर आप भेजते हैं डॉलर में, आपका रुपए में एक्सचेंज हो जाता है अपने आप। ठीक है, भारतीय प्लस विदेश, अगर दोनों जगह पैसा इसमें जाना है तो एनआरओ अकाउंट खुलवाइए आप, उस पर लगता है टैक्स। फिर दूसरा एक अकाउंट होता है एनआरई, इसका मतलब होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डनरी होता है। इसका मतलब होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल होता है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। इसमें क्या होता है, इसमें केवल विदेश का पैसा आता है, इसमें केवल विदेश का पैसा आता है और इस पर टैक्स नहीं लगता है, इस पर टैक्स लगता है। अगर ऐसा अकाउंट खुलवाते हैं आप जिसमें केवल विदेशी पैसा भेजते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। सरकार ऐसे लोगों को छूट देती है कि जाके आप बाहर कमाइए और बाहर कमा करके आप फॉरेन करेंसी इंडिया में भेजिए, उस पर टैक्स सरकार नहीं लेती है, छूट देती है। इससे इकोनॉमी को हमारी मजबूती मिलती है। ठीक है, ज़्यादातर लोग प्रेरित होंगे, बाहर जाएंगे और जितना पैसा भेजेंगे, जितना हमारे पास फॉरेन करेंसी होगा, उतना हमारा देश मजबूत होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पैसा आता है, यहाँ पर भी जो पैसा आता है, अगर डॉलर में भेजते हो आप तो आपका रुपया में अपने आप एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, एनआरई। तो अगर विदेशी पैसा ही केवल आना है तो यहाँ पर जो है आपको एनआरई अकाउंट खोलना चाहिए कि केवल विदेश का पैसा, इसमें इंडिया का पैसा आपका जमा ही नहीं होगा और इस पर टैक्स नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरा कौन सा आपका अकाउंट होता है, अब देखते हैं दूसरा कौन सा अकाउंट यहाँ खोला जाता है। एक होता है FCNR, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए यहाँ ये 2 ऐसे अकाउंट थे जहाँ आप विदेशी रुपया भेज रहे थे लेकिन आपका रुपया में अपने आप कन्वर्ट हो जा रहा था, एक्सचेंज हो जा रहा था। यहाँ पे भी आपने डॉलर भेजा और रुपया में अपने आप बदल गया। अगर यहाँ पर आप डॉलर भेजेंगे तो ये डॉलर में ही रहेगा। और यह अकाउंट ऐसे लोग खुलवाते हैं जिनको, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होता है वो ज्यादातर डॉलर में चलता है, विदेशी मुद्रा में चलता है, करेंसी में रुपया नहीं चलेगा आपका। इंटरनेशनल व्यापार अगर करना पड़ेगा आपको तो आपको मुद्रा देना पड़ेगा, मुद्रा में डॉलर देना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर ज्यादातर देशों ने अपनाया हुआ है। तो विदेशी जो व्यापार करते हैं, इनका व्यापार एक से अधिक देशों में, जैसे कोई उनकी बिजनेस है उनका, जो बांग्लादेश में भी है, इंडिया में भी है, चाइना में भी, पाकिस्तान में भी, कई देशों में है, तो उनको चाहिए होता है डॉलर। तो अगर किसी को अपनी करेंसी चेंज नहीं करवाना है तो फिर वो ऐसा अकाउंट खुलवाता है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट। वो मुद्रा जिसमें आएगा उसी में रहेगा, कन्वर्ट रहेगा। और ऐसे ही खाता विदेशी व्यापारी खुलवाते हैं जिनको व्यापार करना होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। ठीक, और इसके आगे CAA वगैरह को अगली क्लास में हम लोग देख लेंगे कि CAA क्या है, NRC क्या है। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा।
फिर मिलते हैं, धन्यवाद। और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।